हूं सुचेता कुकरेती और आप देख रहे हैं महाभारत। मुलाकात हुई, क्या बात हुई? यही चर्चा लखनऊ से दिल्ली तक है, क्योंकि एक मुलाकात पर सबकी निगाहें थी। आज की सबसे बड़ी मुलाकात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 1.5 घंटे तक यह मुलाकात चली और इस मुलाकात ने उन सभी अटकलों को विराम दे दिया जिसमें कहा जा रहा था कि योगी और मोदी के बीच क्या सब कुछ ठीक नहीं है। आज इस 1.5 घंटे की मुलाकात से क्या यूपी फतेह करने का 2022 का पूरा रोड मैप तैयार हुआ है? इसी पर कर रही हूं आज की महाभारत। पहले ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में मार्गदर्शन, 22 में उम्दा प्रदर्शन। दिल्ली से और दमदार होकर लौटे योगी। दिल्ली का सहयोग 2022 में योगी योग। सारी अटकलों पर विराम लग गया, अफवाहों का पटाक्षेप हो गया। 2 दिन में दिल्ली से सीएम योगी और दमदार होकर लौटे। पीएम मोदी के साथ सीएम योगी की मुलाकात करीब 1.5 घंटे चली है। प्रधानमंत्री से इतना वक्त मिलना किसी के लिए भी बड़ी बात है। इतना समय सीएम योगी के लिए मिलना दोनों के आपसी तालमेल को जाहिर करता है। सीएम योगी के ट्वीट में भी इस तालमेल की तस्वीर साफ नजर आई। आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से नई दिल्ली में शिष्टाचार भेंट एवं मार्गदर्शन प्राप्ति का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अपनी व्यस्ततम दिनचर्या से भेंट के लिए समय प्रदान करने व आत्मीय मार्गदर्शन करने हेतु आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय तल से आभार। एक के बाद एक मुलाकात और योगी की सक्रियता ने विपक्ष को बेचैन कर दिया है। समाजवादी पार्टी ने इसे केंद्र और यूपी का संग्राम बताया, तो कांग्रेस ने सत्ता में रहने का गुणा गणित। किसको मंत्री बनाना है, किसको मंत्री नहीं बनाना है, ये उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं तय कर पा रही है, ये केंद्र की सरकार तय कर रही है, केंद्र की बीजेपी तय कर रही है। इसलिए उत्तर प्रदेश की बीजेपी और केंद्र की बीजेपी का जो संग्राम है उसमें केंद्र की बीजेपी भारी नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार से किसान, नौजवान, गांव गरीब विश्वास खो चुका है। इस सरकार लाख बैठक कर लें, जाना तय है। पीएम मोदी के साथ हुई मुलाकात ने पिछले दिनों छन छन करा रही खींचतान की खबरों को खारिज कर दिया, लेकिन बीजेपी और उसके सहयोगियों ने साफ कर दिया, सीएम योगी थे और योगी ही रहेंगे। उधर विपक्ष ने मेल में भी खेल खोज लिया है। यूपी सरकार में पिछले दिनों मंत्री रहे राजभर ने इसे ड्रामा करार दे दिया। हमें लगता है बीजेपी ये समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी यूपी में हारेगी। इसी को लेके वे चिंतित है। हमें लगता है कितना भी कर लें, हार उत्तर प्रदेश में निश्चित है। उत्तर प्रदेश के बहुत सारे सवाल हैं, उनको उस सवाल का जवाब चाहिए। उनके जवाब यहाँ नहीं है कि दिल्ली में किन से मिल रहे हैं और मिल करके क्या निर्णय हो रहा। ये बीजेपी उत्तर प्रदेश से जाएगी, इसकी तैयारी हो गई है। बीजेपी को मालूम है कि अब हम दोबारा आने वाले नहीं हैं। लखनऊ में लगातार बैठकों और अब सीएम योगी की प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ मुलाकात ने हर अफवाह को खारिज कर दिया है। अब साफ नजर आ रहा है कि योगी बैठकों में बनाए गए ब्लूप्रिंट पर 8 महीनों में अमल करेंगे। 270 मिनट की 3 मुलाकातों में यूपी फतेह का जो फॉर्मूला तय बनाया गया है, इन 3 मुलाकातों में यूपी फतेह का जो फॉर्मूला बनकर तैयार हुआ है उसे अमली जामा पहनाने का समय आ गया है। बीजेपी के शब्दों में ना कोई टक्कर है, ना ही टकराव है। उत्तर प्रदेश के हर सवाल का योगी ही जवाब है। नामुमकिन को मुमकिन बना दिया, क्योंकि मोदी हैं तो मुमकिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और मैं आज महाभारत में पूछ रही हूं ये सवाल, मोदी योगी मुलाकात ने अफवाहों का अंत कर दिया है क्या? क्योंकि तमाम अटकलें थी और क्या उन अटकलों पर विराम इस मुलाकात से लगा? सवाल पूछ रही हूं, मोदी के मार्गदर्शन में यूपी का ब्लूप्रिंट तैयार हुआ है क्या? सवाल आज महाभारत में यह कि दिल्ली में बैठकों से योगी आदित्यनाथ और दमदार होकर वापस लखनऊ लौट रहे हैं और सवाल आज महाभारत में यह कि विपक्ष के पास योगी को रोकने की कोई रणनीति है क्या? इन पर मैं आज महाभारत करूं उससे पहले मैं अपने मेहमानों का परिचय आपसे करा देती हूं। आज महाभारत में मेरे साथ जुड़ रही हैं बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा जी, मेरे साथ जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक लेखक रतन शारदा जी, मेरे साथ जुड़ रही हैं राजनीतिक विश्लेषक ममता काले जी, मेरे साथ हैं कांग्रेस के नेता आजाद खालिद साहब,
मेरे साथ है बहुजन समाज पार्टी के नेता नरेश जाटव और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक तारिक अहमद लारी साहब। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का महाभारत में। मैं शुरुआत करूं उससे पहले बड़ी खबर आपको बता दूं कि योगी आदित्यनाथ जो 2 दिन के दिल्ली दौरे पर हैं, अभी इस वक्त राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात कर रहे हैं। यह मुलाकात राष्ट्रपति भवन में जारी है। योगी आदित्यनाथ यानी कि कल गृह मंत्री अमित शाह के बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के जेपी नड्डा उनसे मुलाकात की और इस वक्त मुलाकात चल रही है राष्ट्रपति भवन में रामनाथ कोविंद के साथ योगी आदित्यनाथ की। राष्ट्रपति भवन में यह मुलाकात करीब 30 मिनट से मुलाकात जारी है। आधे घंटे हो गए हैं योगी आदित्यनाथ राष्ट्रपति भवन में मौजूद है और रामनाथ कोविंद से मुलाकात कर रहे हैं। तो योगी आदित्यनाथ का 2 दिन का ये दिल्ली दौरा है और जिस आनन फानन में ये दिल्ली दौरा हुआ उससे लेकर कई सवाल उठे, लेकिन जिस तरह से पिछले 2 दिनों में 3 अहम मुलाकातें हुई हैं और वो 3 अहम मुलाकातें यूपी सदन से योगी आदित्यनाथ की अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह के निवास स्थान पर, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज तकरीबन 1.5 घंटे की मुलाकात हुई है और इसी के साथ साथ उनकी मुलाकात हुई बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से। यानी कि 1.5 घंटे की मुलाकातें हुई हैं जिनके बाद तस्वीरें भी सामने आई और ये योगी आदित्यनाथ की अमित शाह के साथ मुलाकात, जिस तस्वीर पर भी कई तरह की बातें उठी, योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह 90 मिनट की मुलाकात, लेकिन सबसे अहम मुलाकात थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो 1.5 घंटे आज सुबह चली और इस मुलाकात में कहा जा रहा है बहुत सी अटकलों को विराम लगा, क्योंकि हर जगह से कहा जा रहा था कि योगी आदित्यनाथ को तलब किया गया, दिल्ली तलब किया गया, क्या कुछ फेरबदल होने वाला है, उन पर भी विराम लगा कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही यूपी का चुनाव बीजेपी लड़ेगी। और वहीं जेपी नड्डा के साथ मुलाकात भी तकरीबन 90 मिनट की मुलाकात रही है। यानी कि 90 मिनट की मुलाकात 3 अहम नेताओं के साथ योगी आदित्यनाथ की और इस 270 मिनट में क्या यूपी फतेह करने का प्लान तैयार हो गया है, क्योंकि 90 मिनट की ये 3 मुलाकातें और 270 मिनट में यूपी मंथन क्या तैयार हो गया है जिसका ब्लूप्रिंट अब अमल में लाएंगे। और कैसे अमल में लाएंगे आपको बताती हूं कि इन 270 मिनट में नए साथी, नए दल जोड़ना, यूपी में बीजेपी उनको साथ लाएगी, छोटे दलों को साथ लाएगी, इस पर भी मंथन, मंत्रिमंडल में फेरबदल, जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखकर क्या यह फेरबदल होगा, मंत्रिमंडल में फेरबदल, ये वो ब्लूप्रिंट है जिस पर योगी आदित्यनाथ अगले 6 महीने में काम करेंगे। यूपी के सांसदों को केंद्र में लाना, यानी कि केंद्र में लाकर उन्हें बड़ी जिम्मेदारी देना, इस पर भी काम होगा और साथ ही संगठन और सरकार में तालमेल रहे, जिसको लेकर लगातार विपक्ष कह रहा है कि क्या ये तालमेल नहीं था, इसीलिए योगी आदित्यनाथ को दिल्ली बुलाया गया, दिल्ली तलब किया गया और यहां आकर अब किस तरह से योगी आदित्यनाथ वो तमाम बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने रख रहे हैं और साथ ही रख रहे हैं ये तमाम बातें गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा के सामने। मैं अपनी महाभारत की शुरुआत कर रही हूं नुपुर शर्मा जी आपके साथ। ये अहम मुलाकातें रही हैं, मैंने कहा 270 मिनट में क्या यूपी फतेह करने का प्लान तैयार हो गया है। मैं इसलिए भी ये सवाल पूछ रही हूं क्योंकि जिस तरह से आनन फानन में योगी आदित्यनाथ दिल्ली आए, ये भी कहा गया कि कुछ तो ठीक नहीं है। सुचरिता जी नमस्कार। मैं सभी पैनलिस्ट को, सभी दर्शकों को, मुझे तो नहीं लगता कि आनन फानन में कोई आए हैं। अगर आप लोग न्यूज फॉलो करते होगा तो 2 हफ्ते पूरे नहीं था किस तरीके से बैठक शुरू हो गई थी। अब चाहे वो सरकार में हर रोज की नीतियों का लागू करना हो, काम हो, सरकारी किस तरीके से लोगों की मदद करनी है, मदद पहुंचानी है, चाहे वो आगामी चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी अपना हर काम बहुत ही सीरियसली लेती है और गंभीरता से काम करती भी है और गंभीरता से आगे आने वाला काम लेती भी है। तो मुझे तो इसमें कुछ नजर नहीं आ रहा। हाँ, सिवाय इसके कि जो विपक्षी दल है जिनके खुद के वजूद शून्य के बराबर है, ये सबके सब किस तरीके से अफवाह फैला रहे थे, फोन नहीं उठाया जा रहा, मुलाकात नहीं हो रही। देखिए, अगर 1.5 घंटे की मुलाकातें हो रही हैं और सब भली बाती चल रहा है, और ध्यान दीजिएगा कि कद्दावर नेता कांग्रेस पार्टी से, जिनके पीढ़ी दर पीढ़ी 3 पीढ़ियों ने कांग्रेस के साथ देखा है, उनके पिताजी ने सोनिया गांधी जी के सामने चुनाव लड़ने की हिम्मत भी कर ली थी। मैं तो कहूंगी कि एक तरीके से कि किस तरीके से उनको दरकिनार कर लिया गया था क्योंकि उन्होंने चुनाव लड़ लिया प्रेसिडेंट पोस्ट का कांग्रेस पार्टी की। तो उनके ज्वाइन करने के दिन से ही योगी आदित्यनाथ जी दिल्ली में ही है
और जाहिर सी बात है कि ये सारा का सारा हमारे सीनियर लीडरशिप के अधीन आने वाला एजेंडा है। हम लोग से ऑब्वियसली शेयर नहीं होता एंड हमारी पार्टी हर चीज को बहुत गंभीरता से लेती है, चाहे वो आने वाला चुनाव हो, चाहे वो अभी करंट परिस्थिति हो और चाहे वो कोरोना वायरस पैंडेमिक ही क्यों ना हो। इसीलिए तमाम विषयों पे चर्चा हुई होगी। अब जो लोग अफवाह फैलाने वाला सवाल उनसे मेरा ये जाता है कि किसका फोन कौन नहीं उठा रहा था। ये सब जो अंतरामी बने फिर रहे थे, सबसे पहला सवाल उनका उनसे मेरा। मैं एक बार मैं लारी जी के पास जा रही हूँ पहले, क्योंकि लारी साहब ये बात बार बार कही गई कि फोन नहीं उठाया जा रहा है, वहां पर काडर खुश नहीं है, प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ के बात में सब कुछ ठीक नहीं है। इस मुलाकात ने विराम लगा दिया उन सवालों पर कि नहीं, या अभी और कोई सवाल है आपके मन में? मैडम, क्या मैं खुल के बात कर सकता हूं? क्योंकि मुझको अभी अभी बाकायदा धमकी दी गई है कि अपनी औकात में रहना। आज फिर डिबेट में तुम बैठ रहे हो तो अपनी औकात में, अपनी हैसियत में रहकर बात करना बीजेपी के लोगों से। अभी दिया गया है, अभी राइट नाउ। कहिए तो आपको खोल के दिखा। नहीं सर ये अब ये धमकी आपको कौन दे रहा है, कहाँ से आ रही है? ये मतलब ये क्या मैं ये मैं आपके सामने नहीं आप इसे शेयर करिए सर, लेकिन ये डिबेट की शुरुआत में ये बातें कहना, ये जी आपको कभी मैंने तो रोका नहीं है खुलकर बोलने से। शिकायत आपको करनी है तो मुझसे मेरी शिकायत करिए कि आप बोलने नहीं देती या फिर आप तंग करती हैं डिबेट में। नहीं ये शुरुआत तो मुझे कुछ सही नहीं लगी लारी साहब। आपके सामने शिकायत कर नहीं सकता, आप तो खुल के बोलने देती हैं, आप इजाजत देती हैं। नहीं तो कोई तीसरा व्यक्ति आपको क्या मैसेज कर रहा है, क्या संदेश दे रहा है सर, उससे मेरा क्या लेना देना है, मुझे समझ नहीं आया। आप बात रखिए, खुलकर बोलिए। नुपुर शर्मा जी हैं, जवाब देंगी, बोलिए। जैसे ही टीवी पे आपने मेरा नाम अनाउंस किया वैसे ही मुझे धमकी वाला मैसेज आ गया। चलिए मैं अब आपसे खुल के बात करता हूँ। मैडम, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। हाँ। देखिए पहली चीज ये है कि अभी जो मैडम बोल रही थी मिस, उन्होंने कहा बहुत छोटे लोग हैं, तो हम वो छोटे लोग हैं जिनके नेताजी नेता होते थे। और मैं बात कर रहा हूँ 1980 से लेकर 1989 तक, जब बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज नेता, जिनमें लालजी टंडन भी मौजूद थे, कलराज मिश्रा भी मौजूद थे, आडवाणी जी भी मौजूद थे, अटल जी भी मौजूद थे, कल्याण जी भी मौजूद थे। इन लोगों, ये लोग बाकायदा लोकदल के, हमारे फादर जो नेता थे उनके पीछे हाथ जोड़ के घूमते थे कि जब रैली और मीटिंग कांग्रेस के अगेंस्ट करिएगा तो हम लोग को भी बुला लीजिएगा, क्योंकि हमारी हैसियत नहीं। अरे नहीं, एक मिनट, अरे भाई ये बहस हैसियत पर कहाँ आ गई, मुझे समझ नहीं आया लारी साहब। नुपुर जी ने क्या कह दिया आपको? उन्होंने तो कुछ नहीं कहा, आपको ठेस कहाँ पहुंच गई? ये हैसियत वाली बात कहाँ से आ गई सर? पैनल पर आपको आमंत्रित किया है। उन्होंने कहा कि छोटे लोग, उन्होंने कहा नहीं क्या मैडम, उन्होंने कहा था कि छोटे लोग जो हैं ये अफवाह फैला रहे हैं। नहीं कब बोला उन्होंने भाई? लारी साहब उन्होंने कब बोला? आपके बारे में बोला, नाम लेकर बोला, बता तो दीजिए। हम बीजेपी के, आप नाराज हो गए, कब बोला, क्या बोला, मुझे जरा बता तो दीजिए। अब दूसरी बात मुझे मौका दीजिए। जी बोलिए। एक सेकंड भाई, मैं बात यहाँ पर प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री की मुलाकात की बात कर रही हूँ, यहाँ पर अलग ही विषय चल रहा है। एक सेकंड बोलिए नुपुर जी। लारी साहब कुछ कहना चाह रही है वो? एक मिनट, आपके आरोप पर कह रही है। एक मिनट जल्दी से मैं डिबेट पे आगे बढ़ना चाहती हूँ, इस पर नहीं रहना चाहती। नुपुर जी जवाब दीजिए जल्दी से। हाँ देखिए, जिसने अपनी डिबेट की शुरुआत ही झूठ के साथ करी हो और मेरा नाम लेके यहाँ झूठ बोल रहा हो, कृपया करके अपने कान का मैल साफ करवाइए। छोटा तो मैंने किसी को नहीं बोला, झूठा जरूर बोल रही हूँ। आप कृपया करके बोल के सुनिए, झूठ है, आपने ही हमको छोटा कहा, आपने कहा कि छोटे लोग जो अफवाह ला रहे हैं। भिजवाऊंगी आपके पास, जब आप करेंगे, जब आप मुझको छोटा कहेंगे तो मैं दूसरे को क्षमता रखता हूँ, बहुत कस के क्षमता रखता हूँ कि कैसे किसी को उसका आईना दिखा दिया जाता है सच का। कि जब दो एमपी, जिसमें से एक एमपी इंदिरा गांधी की मदद से आडवाणी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी एमपी बने थे, ये भी ध्यान रखिएगा। इंदिरा गांधी की मदद से आप एमपी बनी थी, तो इसलिए किसी को आईना दिखाइए तो पहले उसमें अपना चेहरा भी देख लीजिए। आप वहाँ झूठे हैं, ठीक है। दिखाया नहीं जाता है। इस तरह से जो बात आप करती हैं, सुनिए अब एक मिनट आपने अपने घर में देखिए, ये भाई मैं यहाँ चर्चा कर रही हूँ उस मुलाकात की, चर्चा हो रही है प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की मुलाकात की यहाँ। ठीक है तुच्छ भाषा का प्रयोग नहीं तुच्छ भाषा कर रही है, क्योंकि एक तुच्छ पार्टी की आप कार्यकर्ता हैं। डिबेट के ऊपर ये गंभीर नेता लग ही नहीं रहे मुझे। ठीक है, मैं नुपुर जी लारी जी, मैं
इसको मैं यहाँ पर दी एंड करना चाहती हूँ, इसका दी एंड कर दीजिए। और लाली जी ये जो धमकी कोई आपको क्या दे रहा है, इससे मेरा कोई मतलब नहीं है सर। मुझे आप डिबेट में आकर मेरी डिबेट डिरेल करने की कोशिश मत करा करिए, ये सब शुरुआत में करके प्लीज। मैं ममता काले जी आपके पास आ रही हूँ, एक मिनट। ममता काले जी मैं आपके पास आ रही हूँ, आपको मैं जवाब देना चाहता हूँ। तो ये मैं ममता काले से मैं ममता काले जी आपके पास आ रही हूं, मैं डिबेट को डिरेल नहीं कर रही हूं, उसके आजाद खालिद साहब आपके पास आऊंगी। मेरे लिए ये जरूरी है कि आज जो मुलाकात हुई इस पर नजरें लखनऊ से लेकर दिल्ली तक थी। योगी आदित्यनाथ वापस जाएंगे तो वो उस ब्लूप्रिंट को तैयार कर ले जा रहे हैं जो उन्हें अगले 6 महीने में जिस पर अमल करना है। यूपी फतेह का प्लान क्या इन बैठकों में तैयार हुआ है या फिर आपसी खींचतान को ही ठीक करने की चर्चाएं हुई हैं? ममता जी। जी धन्यवाद सुचरिता जी। देखिए जो आपने दिखाया ना 90 + 90 + 90 270 मिनट, मैं बता रही हूँ, प्रॉमिस कर रही हूँ, ये हेडलाइन देख के और सुबह से 3 जगह और कांग्रेस के कुछ परिवारों में आज सुबह से मातम छाया होगा। और डोंट बी सरप्राइज कि जेपी नड्डा जी, अमित शाह जी और प्रधानमंत्री जी के घर के बाहर ये कांग्रेस जी। ममता जी मैं आपको 1 मिनट रोक रही हूँ, ममता जी 1 मिनट रोक रही हूँ क्योंकि एक बड़ी खबर आ रही है, वो अपने दर्शकों को बता दूं। प्रधानमंत्री मोदी से मिलने पहुंचे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। पीएम आवास पर यह मुलाकात इस वक्त जारी है, ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दूं। प्रधानमंत्री से मिलने जेपी नड्डा पहुंचे हैं उनके निवास स्थान, उनके आवास पर। यह बड़ी खबर इस वक्त है। हालांकि इस मुलाकात को योगी आदित्यनाथ के दिल्ली दौरे से जोड़कर देखना इस वक्त सही नहीं होगा, लेकिन जिस क्रम में मुलाकातें चल रही हैं जाहिर है मुलाकातों से संकेत बहुत से निकलते हैं। लेकिन बड़ी खबर यह कि इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचे हैं जेपी नड्डा और पीएम आवास पर यह मुलाकात इस वक्त जारी है। ममता जी। तो ये जो आज 270 मिनट है ये बहुत भारी रहे होंगे कांग्रेस पार्टी पर, और उनकी जो है ना सांसें ऊपर की ऊपर और नीचे के नीचे अटकी रही होंगी। अब देखिए जहां तक उत्तर प्रदेश और भारतवर्ष का सवाल है, ये भारतवर्ष एक बहुत ही सुरक्षित हाथों में है, ये पूरा विश्व जानता है, और यूपी भी बहुत सुरक्षित हाथों में है, ये सब लोग जानते हैं। अब देखिए ये अंतर कल है कि जो बात कांग्रेस पार्टी कर रही है, ये मतलब ये मुंह और मसूर की दाल वाली जो कहावत है ये इन पर फिट बैठती है। ये लोग कहते हैं कि राहुल और प्रियंका गांधी आंधी हैं और वो कुछ भी बदल सकते हैं। मैं बोल रही हूँ यूपी देश तो बदलने की इनमें हिम्मत नहीं है, पर इन्होंने इस आंधी ने पूरी की पूरी जो इनकी कांग्रेस है उसको चौपट कर दिया है। अब देखिए बताइए, ये लोग बात कर रहे हैं कि योगी जी क्यों मिल रहे हैं। अरे भाई कांग्रेस पार्टी थोड़ी ना है कि आपस में जो लोग नाराज हैं, सचिन पायलट नाराज, ये नाराज, वो नाराज, और आप अपने कुत्तों के साथ बिजी हो जाइए, आप अपने नेताओं का फोन भी मत उठाइए। अरे भैया राजनीति ऐसे नहीं चलती है। और दूसरी बात अंतर कल है कि ये बात कर रहे हैं तो मैं इनको याद दिला दूं राजस्थान की एक बहुत बड़ी घटना, जब पिछली बार सुचरिता वहां पर अंतर कलह हुआ था, सचिन पायलट अपने रिसोर्ट में चले गए थे कुछ एमएलए को लेकर के, उस वक्त एक भंवरलाल शर्मा करके इनके एक बागी विधायक थे, आपको मालूम है उनके ऊपर देशद्रोह, राजद्रोह लगा दिया था गहलोत साहब ने। मतलब जब भारत के टुकड़े होंगे इंशाल्लाह बोला जाता है, तब राजद्रोह नहीं लगाने देते। ये कहते हैं राजद्रोह नहीं है, तब राहुल गांधी जाकर के जेएनयू में बैठ जाते हैं। लेकिन बेचारे एक विधायक जिनकी अपने मुख्यमंत्री से या सोनिया जी से विचार या विचारधारा में कुछ नहीं मेल आता है, हाँ। वो राजद्रोह हो जाता है। तो ये लोग अपने अंतर्कलह नहीं संभाल पाते हैं तो दूसरे के घर में पत्थर मार रहे हैं। अरे भैया पहले अपना घर तो ऑर्डर में रख लो, अपना घर तो सुधार लो। ये अंतर्कलह की कहानी कहीं और सुनाना और ये ज्ञान कहीं और देना, मैं कह रही हूँ अपनी कांग्रेस पार्टी को संभालो, अपने लोगों को संभालो। आजाद खालिद साहब, जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंकते हैं, बहुत पुराना डायलॉग है। सुचारिता जी, आप जितने भी इल्जाम लगाए वो मुझे स्वीकार हैं, लेकिन नहीं, मैंने कोई इल्जाम नहीं लगाया, मैंने सिर्फ डायलॉग याद दिलाया। और सफाई का अधिकार जब आपका नहीं, मेरी बात सुने, मुझे सफाई का मौका दिया जाए। बोलिए 1.5 घंटे एक सबसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री देश के प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं, 1.5 घंटे तक स्पेयर उस जमाने में कर रहे हैं, 270 मिनट उस जमाने में स्पेयर कर रहे हैं कि नदियों में तैरती हुई लाशें दिख नहीं रही हैं और नदियों के किनारे रेत में दबी हुई लाशें किसी को नहीं दिख रही हैं। ऑक्सीजन की कमी का अस्पताल जो जूझ रहे थे उस पर चर्चा नहीं हुई है, मरीज बेहाल थे उन पर चर्चा नहीं हुई है। हमें पूरा भरोसा है कि सुरक्षित हाथों में हम भरोसा करते हैं, क्योंकि 15 लाख पे आज भी हमें भरोसा है, हमें काले धन की वापसी पे आज भी भरोसा है, 100 स्मार्ट सिटी पर आज भी भरोसा है, क्योंकि टाइमलाइन नहीं दी गई थी कि कब तक वो आएंगे।
2014 में 7 आपके साल घर पहले के लगभग ये नेता बात ने कही बता गई दिया, कि अभी उन्हें तक किस नहीं आए, पर लेकिन हमें भरोसा है? भरोसा है कि कभी ना कभी आएंगे। नहीं, आपके नहीं, घर के नहीं, आपके घर के मैं पुराने आपको नेता बता ने रहा बता हूं, दिया, मैं उन्हें बता किस रहा हूं, पर उस भी भरोसा है? अब और क्या सुचारिता कहूं जी, मैं आगे? सुचारिता जी, मैं उस पर भी आऊंगा। हाँ, मुकुल बोलिए, रॉय बोलिए। तो आपके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे। हाँ। जितिन प्रसाद हमारे कुछ नेता नहीं थे, इतने बड़े नेता नहीं थे। सर इतने बड़े नेता नहीं थे, आपने उन्हें मंत्री बना दिया। इतने बड़े नेता नहीं थे, आपने उन्हें मंत्री बना दिया। लेकिन सर ये कैसी बातें कर रहे हैं आजाद साहब? आजाद साहब नहीं, आजाद साहब कैसी बातें कर रहे हैं? आज ये कहना आसान है हमारे लिए बड़े नेता नहीं थे, जो नेता नहीं थे वो मंत्री बन गए आपके, फिर तो कुछ गड़बड़ है सर, फिर तो बहुत बड़ी गड़बड़ है सर, कुछ तो है। नहीं थे सुचारिता जी, जी सुचारिता जी सुनेंगी तब ना। बोलिए सर, वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नहीं थे। मुकुल रॉय की तरह बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अगर नहीं रुक रहे हैं तो उनको भी अपना घर देखना चाहिए। जो अच्छा, लोग भाई साहब, भंवरलाल शर्मा जी पे प्रकाश डालिए ना, मेरा बड़ा मन है किनारे बैठे हैं। आडवाणी जी की बात नहीं करेंगे, मुरली मनोहर जोशी की बात नहीं करेंगे, उसके अलावा हम आपसे और चीजों की बात नहीं करेंगे। लेकिन हम ये कहना चाहेंगे, देखिए आजाद साहब, जिस मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए, देखिए कौन किससे मिला, देखिए इंटरप्ट मत कीजिए सुचारिता जी। अच्छा उन्हें बात कंप्लीट करने दीजिए। ममता जी बात कंप्लीट कर ले, फिर मैं जाटव जी के पास भी जाऊंगी, इंतजार करिए। मैंने ममता काले की पूरी बात सुनी है। ममता काले की पूरी बात सुनी है मैंने, अब आप बात सुनिए। सुचारिता या तो डिबेट से आप डिलेट कर दीजिए, मुझे आप आउट कर दीजिए। नहीं आजाद साहब बात कंप्लीट करिए सर, कैसी बातें कर रहे हैं? नाराज क्यों हो रहे हैं सर? आप बात कंप्लीट करिए ना। आप तय करिए ना। अगर आप नहीं, अगर आपका ये विज्ञापन, देखिए अगर आपका विज्ञापन है आप बता दीजिए, हम सवाल नहीं करेंगे। आप विज्ञापन के तौर पे चलाइए, हमसे आप सवाल कीजिए, हम यहाँ करते रहेंगे। सर अब मुझे आपत्ति है, अब मुझे आपत्ति है सर। नहीं, एक मिनट, अब मुझे आपत्ति है आजाद खालिद साहब, आपको नहीं, आपको मैं बहुत सम्मान के साथ सर सवाल पूछ रही हूँ। आपने कहा कि वो हमारे बड़े नेता नहीं थे तो मंत्री क्यों बनाया? मैंने यही तो सवाल पूछा, इससे क्या नाराज होने वाली बात है सर? वो उपाध्यक्ष नहीं, उपाध्यक्ष नहीं थे, पार्टी के उपाध्यक्ष नहीं थे वो बीजेपी। सर उपाध्यक्ष होना क्या ये बताता है कि पार्टी में आपकी क्या पैठ है? क्या मतलब ये एक सेकंड, तो जिन लोगों को पार्टियां मंत्री बनाती हैं उनकी कोई हैसियत नहीं होती है पार्टी में, आप ये कहना चाह रहे हैं? आप तो ऐसे ट्रीट करें, आप तो ऐसे ट्रीट कर रही हैं, जैसे आप ही बीजेपी के कार्यकर्ता। अब देखिए सर कितना आसान होता है ना आपके लिए कितना आसान है कि प्रोग्राम के आप कितने आसान है कि एंकर को बोल दीजिए कि आप प्रवक्ता है। इट इज सो इजी फॉर यू सर। क्या लगता है आपका? बस एक बोलना ही तो है कि आप पार्टी की प्रवक्ता की तरह बात कर रहे हैं। सुचारिता सर बहुत दुखद है। मैं आपको एक बात बताऊं, ये बहुत दुखद है। मैंने आपसे सवाल पूछा और मैंने उसी हक से जिस हक से मैं नुपुर जी से सवाल पूछ रही हूँ, आपसे पूछ रही हूँ। सवाल का जवाब सुने सर। इतनी देर से तो आप बोल रहे हैं, अभी तक आपने सवाल का जवाब ही सुनूं। देखिए नहीं, आप जब ड्रैग करेंगी और फिर बोलेंगे आप जवाब सुने, नहीं दिया जा रहा है। जिस टाइम पे देश में चर्चा होनी थी लोगों की जिंदगी पर, जिस टाइम होना था लोगों की जिंदगी पर चर्चा होनी थी, आपके सीएम और आपके प्रधानमंत्री 1.5 घंटा बैठकर बात कर रहे हैं। क्या आपको मालूम है 130 करोड़ की जनता में प्रधानमंत्री कह रहे हैं 80 करोड़ को खाना दिया जा रहा है, कंटिन्यू किया जाएगा। 80 करोड़ की आबादी समझते हैं आप? हर 13 आदमी से 8 आदमियों को खाना दिया जा रहा है। क्या आपको लगता है? आप सुनिए, देखिए ये बीच में जो आप जो करते हैं ना, ठीक है। अब मैं एक बार देखिए, ये आपका पुराना डायलॉग हो गया। नहीं आजाद खालिद साहब, नहीं लॉजिक खालिद साहब, डायलॉग तो आप लोगों का भी पुराना हो गया है। किसी भी व्यक्ति पर, एंकर पर इस तरह के कटाक्ष कर देना और किसी तरह का इस तरह की बातें बोल देना बहुत आसान लगती है आपको। मैंने बहुत बोलने का मौका दे दिया सर आपको, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पैनलिस्ट से लेकर एंकर तक सब आपकी फायरिंग रेंज में रहे और बाकी सब गोलियां खाते रहे। ये नहीं चलेगा ना सर। सॉरी, इट विल नॉट बी एक्सेप्टेड सर। नहीं, मैं एक बार अब जाटव जी के पास जाऊं, उससे पहले एक बार सुनवा देती हूं कि जो लोग ये बातें कर रहे थे, क्योंकि आपकी पार्टी, जाटव साहब, आपकी पार्टी के भी नेताओं ने ये बात कही कि भाई किस तरह से कुछ ठीक नहीं है। मैं एक बार सुनवाना चाहती हूं कि अलग अलग मौकों पर और खासकर उत्तर प्रदेश को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योगी आदित्यनाथ की किन शब्दों में तारीफ की है। एक बार मैं सुनवाना चाहती हूं कि क्या कुछ कहा है कोविड से लेकर, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में विकास को लेकर। एक बार सुनवाते हैं। आज योगी जी की सरकार की सक्रियता का परिणाम है, उनकी पूरी टीम की मेहनत का परिणाम है कि यहां आवास योजना के काम की गति भी बदल गई और तरीका भी बदल गया है। अब आपको सुनवाते हैं।
आपको सुनवाते हैं एक और मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वक्तव्य योगी आदित्यनाथ के लिए। आज जब दुनिया में कोरोना का इतना बड़ा संकट है, तब उत्तर प्रदेश ने जो साहस दिखाया, जो सूझबूझ दिखाई, जो सफलता पाई, जिस तरह कोरोना से मोर्चा लिया, जिस तरह स्थितियों को संभाला, मैं सच कहता हूं अभूतपूर्व है, प्रशंसनीय है। तो आपने सुना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ की यूपी में काम को लेकर किस तरह तारीफ कर रहे हैं, लेकिन इस बीच दिल्ली में हलचल तेज है। और मैं क्यों कह रही हूं, क्योंकि प्रधानमंत्री से मिलने पहुंचे अब गृह मंत्री अमित शाह पीएम आवास पर, जहां पर जेपी नड्डा पहले से मौजूद हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पीएम आवास पर पहले से मौजूद हैं। अब पीएम से मिलने पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह। ये इस वक्त की बड़ी खबर है, यानी कि पीएम आवास पर इस वक्त वो तीनों शख्स थे जिनसे योगी आदित्यनाथ ने पिछले 2 दिनों में मुलाकात की है। पीएम आवास पर, प्रधानमंत्री आवास पर प्रधानमंत्री से मिलने पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह। उनके साथ साथ जेपी नड्डा इस मुलाकात में मौजूद है, पीएम आवास पर मौजूद है। यानी कि क्या ये बड़ा मंथन इस वक्त पीएम आवास पर चल रहा है, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। जेपी नड्डा सीएम आवास पर मौजूद है, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। और साथ ही साथ उनके साथ गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद हैं। मैं एक बार जल्दी से पूछती हूं रतन शारदा जी, ये मुलाकातें जिस तरह से चल रही हैं, बार बार जो बात विपक्ष कहता है कि सब कुछ ठीक नहीं है, क्या उस ओर इशारा कर रही है रतन शारदा जी? मुलाकातें क्यों ना हो, मुझे बताइए जी। देश का सबसे बड़े प्रांत का मुख्यमंत्री जो लगातार 1 साल से कोविड के लिए लड़ रहा है, सबसे उत्तम रिजल्ट उन्होंने वेव 1 में दिए। वेव 2 जब फूटी, उनको खुद को कोविड हुआ, फिर भी काम करते रहे। जैसे ठीक हुए, हर जिला में पर्सनली जाकर आए और उन्होंने तुरंत घर घर टेस्ट करके उन्होंने फिर कंट्रोल में किया कोविड को। ऐसा मुख्यमंत्री जो अपना पूरा काम कर रहा है और इतने महीनों बाद देश की राजधानी में आता है, तो क्या प्रधानमंत्री से बात नहीं करेगा, गृह मंत्री से बात नहीं करेगा? ये तो शंका पैदा करने का एक खेल चल रहा है। एक मजेदार बात बताता हूँ आपको, जब अरे भैया मैं एक मिनट लारी जी आप तो वैसे डरे हुए आदमी है लाली जी, मौत के लारी जी तो वैसे डरे हुए आदमी है। कोरोना काल जब खत्म हो गया, लारी जी 1 मिनट उन्हें बोलने दीजिए। बोलिए रतन शारदा जी बोलिए। लारी जी 1 मिनट, रतन शारदा जी बोलिए, जाटव जी बोलिए। मैं आधा घंटा चुप रहा। हाँ बोलिए रतन शारदा जी बोलिए। मैं आधा घंटा चुप रहा इनकी बकवास दोबारा सुनने के लिए नहीं। लारी जी जरा शांत रहिए। जाटव जी को लीजिए, जरा शांत रहिए। बोलिए रतन शारदा जी। बात करने दीजिए, डरते क्या आप? ये इतने डरपोक है कि बात नहीं सुन पाते हैं। अभी ऐसा है, अरे लारी जी शांत रहिए ना, आपको धमकी मिली है, चुप रहिए। आपको धमकी मिली है ना कहीं से? धमकी आपको कोई देता है, आप कहते हैं कि परमिशन सुचात्री से मांगते हैं बात करने के लिए, आपको लज्जा नहीं आती? आप धमकी बाहर से मिलती है और सुचात्री को बोलते हैं बोलूं कि नहीं बोलूं? दूसरा आता बोलता है मैं विक्टिम हूं। विक्टिम है तो रिपब्लिक टीवी पे आके बात क्यों करते हैं? अगर वो विक्टिम है तो मेन बात पे आइए। आप मजा देखिए, किसी जमाने अटल बिहारी जी वाजपेयी इनके लिए सही थे, अडवाणी जी खतरनाक थे, फिर अडवाणी जी अच्छे हो गए और मोदी जी से इनको डर लगने लगा। अब मोदी जी ठीक लगते हैं, योगी जी से डर लगता है। तो आज के योगी जी 2010 के मोदी जी हैं, सारा विपक्ष इससे घबराया हुआ है। ये पहली बात। दूसरी बात, ये जो सारा कंफ्यूजन क्रिएट करना चाहते, किसी ने पूछा, मायावती ने जो कहा कि मैं समाजवादी पार्टी के साथ नहीं आऊंगा, अब भुआ भतीजे का क्या हुआ कुछ बताइए मुझे। तो ये जो सारा रोना धोना है, ये सारा एनसीफिलाइटिस में आपने योगी जी को इतनी गाली दी, एनसीफिलाइटिस का सारा आक्रमण जो दूर किया योगी ने, आपने सराहना की। कानून व्यवस्था के ऊपर जो आपने बार बार दंगे की, आपने कैसे बात की उसके बारे में? हाँ। नहीं, आप केवल जो चिल्ला चिल्ली करने आते हैं। एक मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री को मिलने का पूरा हक है, वो मिलेंगे। और इस पार्टी के अंदर कोई नेता कहीं जाता नहीं है। योगी जी हर इलेक्शन रैली के अंदर स्टार स्पीकर थे, भूल गए आप? केरल से लेकर आसाम तक हर जगह वो गए। अगर उनसे समस्या होती तो क्यों भेजा जाता उनको? तो इसलिए यहाँ आकर हवाबाजी मत कीजिए। आपके राहुल गांधी तो यूपी छोड़ के भाग गए, आप यहाँ बोल रहे योगी जी कहाँ जाएंगे? तो पहले अपना खुद का इलाज करवाइए। यहाँ आके वो रुदाली वाले रोने मत रोया करिए कि बीजेपी का यो बीजेपी का वो।
तब आपका इलाज होगा। जाटव जी, जो बात रतन शारदा जी ने कही, मैं उस बात से ही सवाल उठा रही हूं कि योगी जी 2010 वाले मोदी जी हैं और इसीलिए आप लोगों को डर लग रहा है, क्योंकि जिस तरह का वर्चस्व राष्ट्रीय राजनीति में एक समय में नरेंद्र मोदी का बढ़ा, उसे रोकने की कोशिश की गई। अब वही क्या योगी आदित्यनाथ का यूपी से उठता हुआ दिख रहा है, आप लोगों को डर लग रहा है यूपी में भी कोई नहीं बचेगा दूर दूर तक। नरेश जाटव जी। सुचारिता जी, पहले तो मैं आपको बताऊं, जो डिबेट आज है वो योगी जी और मोदी जी की मुलाकात को लेकर के है। मैं पूछना चाहता हूं, ये दिखावा क्यों कर रहे हैं? अगर घर में कोई कलह नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, तो सिर्फ पब्लिक अगर कह रही है तो उस दिखावे के लिए हम लोग मिल रहे हैं। दूसरी बात, मिलना और मिलाना। अभी पिछले बंगाल में, मेरी बात सुन लीजिए, मैं बड़ी शालीनता। अच्छा रतन शारदा जी, उनको बोलने दीजिए। मैं अपनी शालीनता से बात रखता हूँ, थोड़ी देर इंतजार कीजिए। अभी बंगाल चुनाव में आपने देखा, ये सारे लोग मिले, सारे लोग घूमे, लेकिन हस्र क्या हुआ? हस्र ये हुआ कि वहां के लोगों ने इनको इनकी औकात दिखाने का काम किया। और आप योगी जी की बात करते हैं, मोदी जी तारीफ कर रहे हैं, तो ये तो अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने वाली बात है। और अपनों की तारीफ तो सभी कर देते हैं। क्या कभी आपने जनता से पूछा कि योगी जी ने इस कोरोना काल में जनता को क्या दिया? दवाई? नहीं सर, उस तारीफ को दिखाने का मकसद ये नहीं है। वो तारीफ इसलिए दिखाई गई कि सार्वजनिक मंच पर अगर प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा कर रहे हैं तो ये भी अपने आप में इसलिए अहम है कि आप लोग कहते हैं कुछ खटपट है, कुछ ठीक नहीं है, योगी जी को यूपी से हटाना चाहते हैं मोदी जी, यही तो बातें आप लोग करते हैं। तो मैं उस कॉन्टेक्स्ट में सर ये बातें इसलिए दिखाई जा रही कि सार्वजनिक मंच पर क्यों तारीफ होगी, सार्वजनिक मंच पर तारीफ क्यों होगी? फिर तो चुप्पी साध लो, फिर तो धीरे से हटा दो, ये तो कोई भी पार्टी कर सकती है सर। नहीं सुचारिता जी, क्या नरेंद्र मोदी जी ने यूपी के जो हालात थे, जो तैरती लाशें थी नदियों में, जो नदियों के किनारे दबी लाशें थी, जिसके ऊपर से जो कपड़ा डाला गया था वो तक हटा दिया गया, क्या इस पर कोई चर्चा की? जाटव जी उन्होंने कहा कि जब आप उत्तर प्रदेश को नहीं संभाल सकते तो आपकी कुर्सी हिल रही है, आप छोड़ दीजिए कुर्सी को। और योगी जी देखिए, एक महंत है, वो सरकार चलाने में विफल है, वो सरकार नहीं चला सकते। जाटव जी, चलाने की सूझबूझ नहीं है। जाटव जी, मैं एक बात आपसे कहती हूँ, मैं योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री की तो मुलाकात देख रही हूँ सर। क्या करें जी जाटव जी, मैं योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री की तो मुलाकात देख रही हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं बहन जी और उनके नेताओं की भी मुलाकात देखूं, पर कब देख पाएंगे? उसके लिए तो तस्वीरें वो कहाँ हैं? हमारी अनुशासित पार्टी है, काम करने वाली पार्टी है। क्या हमें क्या आवश्यकता है अपनी पार्टी के जो दिखावा करें, अपने नेताओं की मुलाकातों का दिखावा करें? आज भी बहन कुमारी मायावती जी अपने नेताओं से मिल रही हैं, ठीक है, उनको काम बता रही हैं। मैं बुआ की बात और भतीजे की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी पार्टी की राष्ट्रीय नेता की बात कर रहा हूं। वो आज भी अपने नेताओं से मिल रही हैं। वो रोज जो नरेंद्र मोदी जी को रोज सुझाव देती हैं कि आपको जनता की भलाई के लिए क्या करना चाहिए। एक देश के प्रधानमंत्री होकर के जनता को यूं मरने के लिए छोड़ दिया कोरोना काल में। स्वागत है। आज सरसों का तेल 200 पार चला गया। आज पकोड़े तलवाने की बात करते थे युवाओं को, और जब युवाओं ने आपकी बात स्वीकार की, चलो भाई पकोड़े तल के अपना गुजारा कर लेते हैं, तो आपने सरसों का तेल कहां पहुंचा दिया? आज पेट्रोल डीजल के क्या रेट हैं? आप मुझे बताइए ना, किस मुद्दे को लेकर के एक बार अपने दर्शकों को बता दूं, ये फुल स्क्रीन तस्वीरें दिखा दीजिए एक बार। योगी आदित्यनाथ निकले हैं राष्ट्रपति भवन से, तस्वीरें देखिए। योगी आदित्यनाथ का काफिला राष्ट्रपति भवन से निकलता हुआ, क्योंकि योगी आदित्यनाथ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलने पहुंचे थे और काफी देर से ये मुलाकात चल रही है। 6 बजने से पहले योगी आदित्यनाथ राष्ट्रपति भवन के अंदर थे और तकरीबन आधे घंटे से ज्यादा ये मुलाकात चली है। और अब योगी आदित्यनाथ का काफिला निकला है, राष्ट्रपति भवन से बाहर जाता हुआ ये काफिला दिख रहा है। 2 दिन का ये दौरा है, यानी क्या ये माना जाए कि ये आज दिन की आखिरी मुलाकात थी, या फिर कुछ और अहम मुलाकातें अभी हो सकती हैं? क्योंकि एक बड़ी मुलाकात इस वक्त पीएम आवास पर भी चल रही है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं और साथ ही हैं गृह मंत्री अमित शाह। तो एक अहम मुलाकात इस वक्त पीएम आवास पर चल रही है और वहीं
और वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ का एक काफिला राष्ट्रपति भवन से निकलता हुआ। नुपुर जी, आपके पास आ रही हूं। ये अगर कह रहे हैं, और फिर रतन शारदा जी की बात से ही आपके लिए भी सवाल उठाया है मैंने, क्योंकि 2010 के मोदी जी अगर हैं योगी जी, तो आप लोगों के पास भी यूपी में योगी आदित्यनाथ का कोई विकल्प नहीं है। इस वक्त उनसे पीछे हटना या उनके साथ ना खड़ा होने का सवाल ही नहीं है। देखिए, मैं 3-4 बात कहूंगी। सबसे पहली बात तो ये कहूंगी कि बहन मायावती कहाँ काम करती नजर आई महामारी में, जरा हमें भी दिखाइएगा सार्वजनिक तौर पे, कहाँ जनता के बीच में बनी रही। भैया मुझे तो नहीं दिखी। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी, हाँ अवश्य मुख्यमंत्री मिलते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से। रेड्डी साहब नहीं मिले क्या 2 दिन पहले? बताइए सुचरिता जी, ये चीज तो सार्वजनिक थी। और तीसरी बात, और मेरा अहम सवाल है, सुनिएगा ध्यान से, जाटव जी और आजाद जी ये सब जो कह रहे हैं, भाई साहब आप लोग अंतर्यामी हैं या उस कमरे की दीवार पे चिपकी हुई मक्खी? क्या आपको सब पता है कि दोनों के बीच में क्या बातचीत हुई? आपको ये पता है कि चुनाव के लिए बातचीत हुई, महामारी को लेके नहीं हुई, या महामारी को लेके हुई, चुनाव के लिए नहीं हुई? आपको सब पता है। मतलब मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के बावजूद कह रही हूँ भैया, मैडम हम तो चाहते हैं नुपुर मैडम कि मैं क्यों बड़ी बोली, ये जो डरे हुए हैं ना, बिल्कुल सही पकड़ा है इनको, डरे हुए धमकाए हुए लोग हैं ना, इनको चुप कीजिए। कैसा होता है? मैं सुचरिता जी नहीं। अब देखिए फिर लारी साहब उनके बाद आप बोल लीजिए। सर दोनों की बातें तो समझ आए। आप लोग दोनों अगर वार करना चाह रहे हैं तो वार जगह पर तो पड़े, उसके लिए जरूरी है आपकी बात समझ आए। जी लारी साहब एक मिनट, नुपुर जी बोलिए। हाँ बोलिए नुपुर जी। लारी साहब उसके बाद लारी जी बोलिए। नुपुर जी नहीं, इनका देखिए ना, अभिव्यक्ति की आजादी वगैरह सब जारी है, इनके कितने डरे हुए हैं ये। चलिए अब बात आती है कि भैया महामारी की। अब मैंने इनको ये भी बोलते हुए सुना कि महामारी में कुछ नहीं किया। देखिए हमने तो कायदे से उत्तर प्रदेश की सरकार ने हर चीज को संज्ञान में लेते हुए कहा कि कार्रवाई जारी रहेगी। चलिए हमने ये तो मान लिया कि अपनों की तारीफ कौन नहीं करेगा। हमने मान लिया कि हमारे तो अपने ही है, मोदी जी के अपने हैं योगी जी। फिर अफवाह कहाँ से आई कि आपस में कुछ मतभेद चल रहा है? तीसरी बात मैं कहना चाहूंगी, चलिए अपने भी हम उद्योग नहीं बनते। WHO और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने तो बहुत तारीफ कर दी, लेकिन वही जरा ये मुझे बताइए कि यहाँ तो कार्रवाई चल रही है उत्तर प्रदेश में कि कुछ गड़बड़ हुई तो कैसे हुई? 3 लाख दिन के अंदर दैनिक हिसाब से 3 लाख के टेस्ट हो रहे हैं, 1200 से 1300 केस आ रहे हैं। सिर्फ महाराष्ट्र के अंदर तो 1/3 मौतें हो गई भैया, पूरे देश की मृत्यु 1/3 मृत्यु की संख्या केवल महाराष्ट्र से आ रही है, जहाँ पे 8 शव एक चिता पे जलते हैं, 22 शव एक एम्बुलेंस पर ठूसे जाते हैं, और शव के ऊपर शव कूड़ेदान की थैली में लपेटे जाते हैं, और 1/3 मृत्यु आ जाती है। टेस्ट कब हो जाते हैं? वहाँ पे कार्यवाही तो दूर की बात है सुचरिता जी, वहाँ पे सोनिया गांधी जी बहुत संतुष्ट होती है। मैं संतुष्ट हूँ, सोनिया जी ने कहा मैं संतुष्ट हूँ महाराष्ट्र में क्या चल रहा है। देखिए अब लारी जी आप कॉन्टिन्यूअस हेकल करते हैं, दूसरे को बोलने नहीं देते हैं, फिर आपको तकलीफ होती है। क्यों कोई आप सुनिए ना, मेरी बात सुनिए लारी साहब, वो अपनी बात रख रही है, आपको सुनना नहीं है। आपको अगर सुनना नहीं है तो फिर बहस में आने का मतलब क्या है? फिर बहस में आने का मतलब नहीं है ना सर। मैं अब उनके बाद आपको मौका देती, पर क्या मौका दूं? आप बोले ही जा रहे तब से, बताइए मुझे जरा। मैं जरा एक बात कह के खत्म करूंगी सुचरिता, बहुत डरे हुए हैं ये। मैं डरा रही हूँ इनको, मैं डरा रही हूँ इनको, समझा रही हूँ। देखिए ना, मैं एकदम पर्दाफाश करके इनको डरा रही हूँ। मैं तीसरी बात कहूंगी, देखिए आज की तारीख में सुचरिता जी, अडवाणी जी और जोशी जी हमारे आदरणीय बड़े नेता तो आज भी मार्गदर्शक के तौर के हमारी पार्टी में है। जो SS कृष्णा जी और जो ND तिवारी जी जैसे दिग्गज नेताओं को अपनी पार्टी में बड़ी खबर एक बार अपने दर्शकों को बता दूं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ इस वक्त दिल्ली में है। लारी साहब मैं उसके बाद आऊंगी, लेकिन योगी आदित्यनाथ, ममता जी उसके बाद आ रही हूं। इस वक्त एक अहम बैठक प्रधानमंत्री आवास पर चल रही है। प्रधानमंत्री आवास पर इस वक्त मौजूद है गृह मंत्री अमित शाह, इस वक्त मौजूद है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, और ये अहम मुलाकात इस वक्त PM आवास पर चल रही है। ये बड़ी खबर मैं अपने दर्शकों को बता रही हूं, क्योंकि PM आवास पर इस वक्त ये अहम बैठक चल रही है। मैं लारी जी जल्दी से अपनी बात रखिए, उसके बाद मैं जाऊंगी ममता जी के पास। लारी जी। मैडम ऐसी निकम्मी, काहिल, बेरुखी सरकार, जनता के ऊपर जुल्म करने वाली सरकार, मौतों के सौदागर, कब्रों को नंगा करने वाली सरकार, के बाद भी चैन से न रहने दे कब्र में, मैं ऐसी सरकार को लानत भेजता हूँ। और योगी आदित्यनाथ जैसा मौत का देवता, इनको मुबारक हो। मैं चाहता हूँ कि मौत का देवता योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बना रहे चुनाव तक, ताकि हम लोगों के लिए आसानी हो। धन्यवाद, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। निकम्मे हमें तुम 8 सब एक चिता पे
अरे मौत के देवता के रिश्तेदार, अब आप अपनी बात जो बोलना है बोलिए। आपने संक्रमित लोगों की लाशों को कूड़ेदान के थैले में बांधा। हम निकम्मे, तुम निकम्मे हो, तुम बेशरम बेहया। अरे आपने तो नंगा कर दिया, आपने तो उनकी कब्रों को नंगा कर दिया, आपने तो लाशों को नंगा कर दिया, आपने जीते जागते इंसान को लाशों में कन्वर्ट कर दिया, आपने ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिलने दी, आपने दवाओं की कालाबाजारी करवाई सिर्फ अपना जेब भरने के लिए और जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए। शर्म आनी चाहिए आप लोग को, और बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना ना बनिए आप लोग। ठीक है, एक मिनट ममता जी आपके पास आ रही है। ममता जी, वो आपकी मेहरबानी से नहीं, ऊपर वाले की मेहरबानी। जैसा हमने कहा कि अगर ये शिष्टाचार मुलाकातें भी हैं, अगर ये संगठन और सरकार में तालमेल बिठाने के लिए भी मुलाकातें हैं, तो इन मुलाकातों में गलत क्या है ममता जी? एक मिनट ममता काले जनता क्या करेगी? ठीक है, जनता का वोट ममता काले। देखिए लारी जी, आप जिस तरह से दूसरों को बोलने नहीं दे रहे हैं ना, ये बहुत, दिस इज वेरी सैड सर, बहुत सैड है। ये लारी जी कांग्रेस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्या सुचरिता? जी, समाजवादी पार्टी के समर्थक है जी, बोलिए। समाजवादी लाल टोपी, अरे नेताजी ने इनको यही सिखाया है। अब देखिए, जहां तक अभी बड़ी बातें की गई, और ये जो करेंगे, ये जो मेरे डरे हुए गाड़ी वाले भाई दिखाई दे रहे हैं ना, अरे भैया जो है ना, इतना डरे हुए आपके चेहरे पर दिखाई दे रहा है, आपके फेवरेट दोनों मुंह से बाहर निकल आएंगे, और अभी मुझे ऐसा लगता है कि फाड़ के जाएंगे। अरे कितने डरे हुए आप, कितने डरे हुए आप, कितने डरे हुए आप, कितने डरे हुए आप, कितने डरे हुए सपा और बसपा के नेता और डरे हुए, जिन्होंने यूपी के अंदर पूरा गुंडागर्दी चलाई, वो डरे हुए। अब देखो, जिन्होंने बोला कि वहां पर अभी लाशें दिखाई दे रही हैं। देखिए, नेता भले ही काम के फीते काटे लारी जी, लेकिन जो सत्ता के जो फीते हैं वो जनता ही काटती है। सत्ता के फीते जनता ही काटती है, उसके लिए काम करना पड़ता है। जो करेगा उसी के लिए सत्ता का फीता जनता काटेगी। बस मेरे पास महाभारत में इतना ही समय था। बहुत बहुत धन्यवाद।